बुजुर्ग पिता एक बोझ, एक रुला देने वाली कहानी। अरे अशोक, अगले सप्ताह में हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं। पापा को कब लाऊं तुम्हारे पास, या तुम लेकर जाओगे उन्हें? अरे भैया, एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रिया के भाई ने हमारी कश्मीर टूर की बुकिंग कर दी है, और वो भी अगले सप्ताह की ही है। इस वजह से सॉरी, मैं पापा को लेने नहीं आ सकता। अशोक के मुंह से ऐसी बात सुनकर गुस्से से विराट का सिर घूम गया। पर तुम्हें पूछकर ही तो मैंने यूरोप टूर की बुकिंग की थी ना, और इस बात को 3 महीने हो चुके हैं, और तुम मुझे अभी बता रहे हो कि नहीं आ सकता। वह भी मैंने पूछा तब। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं पापा को कहाँ भेजूं। भैया, आप तो जानते ही हैं कि प्रिया का स्वभाव कैसा है। उसने एक बार जो ठान लिया तो ब्रह्मदेव भी उसके प्लान को रुकावट नहीं दे सकते। तो फिर प्लीज़ मेरे घर में झगड़ा डालकर मेरे घर का माहौल मत खराब करो। रहा पापा का सवाल, तो आप तन्नू से पूछो, वो यहीं रहने वाली है ना, और उसका घर भी तो बहुत बड़ा है। अरे लेकिन उतने में फ़ोन कट गया। विराट ने गुस्से से मोबाइल की तरफ देखा। अशोक ने हमेशा ऐसा ही किया है। शादी होने के बाद से कभी भी उसने माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं दिया। सच कहें तो छोटा होने के कारण वो माँ पापा का सबसे लाडला बेटा था। पर माँ पापा को उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। 2 साल पहले माँ कैंसर से मर गई, पर उसकी बीमारी में एक भी पैसे की मदद उसने विराट को की ही नहीं। जब पिछले साल पापा को हार्ट अटैक आया था, तो एक अजनबी इंसान की तरह हॉस्पिटल में पापा को मिलने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। उसने पापा को तनु के पास रखने के लिए कहा था, पर तनु के बारे में विराट झिझक रहा था। तनु उनकी छोटी बहन थी, एक नंबर की लालची और स्वार्थी औरत थी। माँ जिंदा थी तो माँ से मीठी मीठी बातें करके अच्छी अच्छी साड़ियाँ गिफ्ट ले लेती थी। घर के हालात अच्छे होते हुए भी पति को बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, ऐसे बोलकर उसने माँ पापा से 10-12 लाख ले लिए थे, पर वापस देने का सोचती भी नहीं थी। रिश्ते बिगड़े नहीं, इसलिए विराट भी कभी बोला नहीं, पर उसकी पत्नी जागृति ये सब देख रही थी। उसकी खुसुर फुसुर चलती रहती थी, पर विराट उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। माँ के जाने के बाद तन्नू का भैया भाभी और पापा में इंटरेस्ट खत्म होने लगा था। विराट ने बेमन से तन्नू को फ़ोन किया और कहा कि तन्नू, हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं, 15 दिनों के लिए पापा को छोड़ जाऊं क्या तुम्हारे घर? अरे भैया, मेरी ननद आ रही है डिलीवरी के लिए मेरे पास। मुझे बताओ, मैं उसकी तरफ ध्यान दूं कि पापा की तरफ? लेकिन तनु, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, पापा कहीं पर भी रह सकते हैं। नहीं बाबा, उनको फिर से अटैक आया तो मैं कहाँ ढूंढती रहूँगी डॉक्टर को। इससे अच्छा है कि तुम एक काम करो, पापा को 15 दिनों के लिए किसी वृद्धाश्रम में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। तन्नू, हम 3 भाई बहन के होते हुए भी मैं उनको वृद्धाश्रम में भेज दूं, अच्छा लगेगा क्या? देखो भैया, मैं नहीं रख सकती उन्हें। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया तो फिर तुम ही देखो पापा का क्या करना है। इतना कहकर उसने भी फ़ोन कॉल कट कर दिया। घर आने के बाद जागृति ने विराट से पूछा कि अब पापा को कहाँ भेजेंगे। हमेशा की तरह वह भड़की, हमने क्या ठेका लेकर रखा है पापा को संभालने का? उन दोनों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है क्या? देखा जाए तो उसका बोलना भी सच था। बड़ा बेटा होने के कारण विराट ने माँ पापा की जिम्मेदारी खुद से स्वीकार की।
पहले माँ और उसके बाद पापा की बीमारी की वजह से वो दोनों एक साथ बाहर भी नहीं जाते थे। दोनों में से कोई एक तो घर पर ही रुकता था। इस बार अशोक पापा को संभालने के लिए तैयार था, इसीलिए उन दोनों ने यूरोप टूर की बुकिंग की थी। हनीमून के बाद पहली बार वो दोनों और बच्चे एक साथ ट्रिप पर जाने वाले थे। ट्रिप के सब पैसे भी दे दिए गए थे और आज अचानक अशोक ने मना कर दिया। ये सुनकर जागृति रोने लगी। विराट ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, हम ट्रिप पर जाएंगे ही जाएंगे। पापा को पोता पोती से सब बातें पता चल गईं। वह विराट से बोले, अरे क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो तुम? रह लूँगा मैं अकेला, जाओ तुम सब। ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा? आपको एक अटैक आ चुका है और आपका बीपी और शुगर हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है। ऐसे में मैं आपको यहाँ अकेला कैसे छोड़ जाऊँ? विराट सच बोल रहा था, इसलिए पापा चुप बैठे थे। टूर पर जाने के लिए अभी 3 दिन ही बाकी थे, पर रास्ता निकल नहीं रहा था। विराट को टेंशन होने लगी थी। उसने सभी विकल्प सामने रखकर देखा। अंत में खुद का टूर कैंसिल करके जागृति और बच्चों को टूर पर भेज देना ही उसे सही विकल्प लगा। जागृति का गुस्सा और 2 लाख का नुकसान भी होने वाला था, पर उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अंत में उसने अपना निर्णय पक्का किया और जागृति को फ़ोन करके सूचना दी। वो तो रोने लग गई, पर उसे समझाने की बजाय फ़ोन काट दिया। बाद में ड्राइवर को फ़ोन करके तैयार होने के लिए कहा और खुद ऑफिस से बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी ट्रैवल एजेंसी की तरफ ले जाने को कहा। बहुत टेंशन में दिख रहे हो साहब? विराट के ड्राइवर जगन ने उसे पूछा। फिर विराट ने सब बातें उसे बताई। सारी बातें सुनने के बाद वो बोला, अरे साहब, आप अपना ट्रिप क्यों कैंसिल करते हो? साहब, मैं अपने घर लेकर जाता हूँ बड़े साहब को। नहीं नहीं, क्यों तुम्हारी फैमिली को परेशान करना? पापा की ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। उनकी दवाइयों का, खाने पीने का वक्त देखना पड़ता है। अरे साहब, उसमें क्या है? हम अपने पिताजी का भी तो करते हैं ना। उनका भी बाईपास हुआ है, आपको भी तो पता है ये सब। मेरे पिताजी बड़े साहब को पहचानते हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाएगी। साहब, पर कुछ नहीं, मैं बड़े साहब को लेकर जाऊंगा। एक ड्राइवर के घर पापा को भेजना विराट को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ड्राइवर का हठ देखकर उसने पापा को ही पूछकर फैसला लेना सही समझा। ठीक है, चलो गाड़ी घुमाओ, हम पापा को भी पूछते हैं। अगर वो तैयार हो गए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जगन बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने बड़े साहब से पूछा तो वो भी तैयार हो गए। वह बोले, जगन के परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जगन ने तुरंत घर पर फ़ोन लगाया। बात खत्म होने पर वह खुशी से बोला, सब तैयार हैं। मेरे पिताजी तो बहुत खुश हुए। टूर के दिन पहले जगन बड़े साहब को अपने घर ले गया, फिर बाद में वो विराट और परिवार को एयरपोर्ट पर छोड़ आया। घर जाते वक्त उसने विराट को विश्वास दिलाया, चिंता मत करो साहब, बड़े साहब एकदम आराम से रहेंगे। टूर के दौरान भी विराट अपने पापा को फ़ोन करके हाल चाल पूछता रहा। उनका हमेशा एक ही उत्तर रहता था, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। 16 दिन के बाद जगन उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर गया।
विराट ने पापा की पूछताछ की। मज़े में है बड़े साहब, बहुत धमाल की दोनों बुजुर्गों ने, जगन बोल रहा था। वह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, फिर दिन भर पत्ते और शतरंज का खेल खेलते हैं, फिर शाम को मंदिर में जाकर भजन कीर्तन भी सुनते थे। 3 दिन पहले बड़े साहब को थोड़ा बुखार आया था, शुगर भी थोड़ी बढ़ गई थी। फिर उनको अस्पताल लेकर गया। अभी वो एकदम ओके हैं। हमें छोड़ने के बाद पापा को घर लेकर आना। एक दिन रहने दो ना साहब, उनकी बीमारी की वजह से उनकी मेहमान नवाजी रह गई है। अरे अभी क्यों करनी मेहमान नवाजी? इतने दिनों तक तुमने उन्हें संभाला, वह क्या कम है? ऐसा क्यों कहते हो साहब? अपने घर आने वाले मेहमान को मेहमान नवाजी किए बिना कैसे भेज दें? और ये मैंने संभाला, ऐसे मत बोलो, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। बड़े साहब ही अच्छे से रह रहे हैं हमारे घर। अच्छा बाबा, ऐसे बोलकर विराट ने उसे हाँ कर दी। दूसरे दिन शाम को पापा घर आए तो वह बहुत खुश दिख रहे थे और उनके हाथ में एक थैली थी जिसमें पैंट शर्ट का कपड़ा, टॉवल और एक टोपी थी। यह सब देखकर विराट बोला, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी जगन? नहीं कैसे साहब, बड़े साहब को ऐसे ही भेज देता मैं। उतने में जागृति ने विराट को अंदर बुलाया और कहा, सुनो जी, उसका एहसान मत रखो, 5-10 हज़ार उसे दे दो। विराट को भी सही लगा। जगन के घर जाकर उसने 10 हज़ार उसके हाथों में दिए। जगन ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और फिर वह 10 हज़ार उसकी जेब में रख दिए और बोला, ये क्या है साहब? अरे पिताजी को संभालने का कोई पैसा लेता है क्या भला? और हाँ, आगे भी कभी ऐसा प्रसंग आया तो बड़े साहब को बिना झिझक मेरे पास भेज देना। विराट का मन भर आया और उसने जगन को गले लगा लिया। 3-4 दिनों बाद अशोक और तन्नू का फ़ोन विराट को आया, ये पूछने के लिए कि टूर कैंसिल किया था या फिर पापा को वृद्ध आश्रम में रखा था। जवाब देते हुए विराट ने कहा कि उस दिन असल मायने में मुझे एक भाई मिल गया था जिसने पापा का ख्याल रखा। और पास बैठे पापा भी मन ही मन में सोच रहे थे कि जगन जैसा बेटा भगवान सबको दे। दोस्तों, अगर बचपन में माता पिता अपने बच्चों को बोझ नहीं समझते तो फिर वही बच्चे बड़े होकर माता पिता को एक बोझ क्यों समझते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।